नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उनकी सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब देश में विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई इस भेंट की बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ विचार विमर्श का अवसर भी बताया जा रहा है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उपराष्ट्रपति का अभिवादन किया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। खबरों की माने तो बैठक में जनहित, विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और देश के मौजूदा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की चर्चा का विस्तार से बिंदुओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसे सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण मुलाकात बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति आवास पर हुई इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने का प्रस्ताव उसे मंजूर कर लिया है। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय साल में लगभग $2.87 ट्रिलियन के ट्रांसफर को स्वीकृति प्रदान की है, जिसे अब तक का रिकॉर्ड भुगतान माना जा रहा है। ये निर्णय को सरकार का राजकोषीय प्रावधान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि के हस्तांतरण से राजकोषीय घाटों को नियंत्रण करने और विभिन्न विकास योजनाओं को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने के उम्मीद भी जताए जा रहे हैं। आरबीआई की ओर से ये अधिशेष आय निवेश लाभ और अन्य वित्तीय संचालक से प्राप्त आय के आधार पर तय किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर वित्तीय प्रावधान के कारण इस साल आरबीआई के अधिशेष में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा लाभ सरकार को मिलेगा। और ये रिकॉर्ड ट्रांसफर न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूती देगा, बल्कि आगामी बजट और आर्थिक नीतियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञ इस पर नजरें बनाए हुए हैं और इतनी बड़ी के हस्तांतरण का दीर्घकालीन प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कैसा रहेगा। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट विनेश फोगाट की घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के मामले पर सुनवाई कर रहा था और इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ये WFI के पुराने सिलेक्शन मानदंडों से हटाना बहुत कुछ कहता है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो विनेश के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उनके मूल्यांकन करे और आगामी एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। विनेश वो मैटरनिटी ब्रेक के बाद से वापसी कर रही हैं। गौरतलब है कि विनेश को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उन पर अनुशासनहीनता और साथ ही डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन का आरोप था और ऐसे में साथ ही विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में शामिल होने पर 26 जून 2026 तक रोक लगा दी थी। विनेश फोगाट ने 18 मई को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें WFI द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से एशियाई खेलों के लिए सिलेक्शन टूर्नामेंट में भागीदारी पर राहत देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले से दोनों आरोपियों को अस्थायी राहत मिली है। अदालत ने जमानत देने से कुछ समय शर्तें भी निर्धारित की है, जिसका पालन करना दोनों आरोपियों के लिए अनिवार्य होगा। ये मामला दिल्ली दंगों से जुड़ा जांच और विभिन्न आपराधिक अपराधों से आरोपों से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, जिस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीमित अवधि के लिए राहत प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत का अर्थ मामले से जुड़े आरोपों से मुक्ति नहीं है। मुकदमे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से जारी रहेगी। दोनों आरोपियों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना होगा और अदालत द्वारा तय सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से कानूनी और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। मामले से जुड़ी अगली सुनवाई और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई है।
वहीं ईद के अवसर पर 28 मई को दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इस अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालय, विभागों और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थाओं में नियमित कार्य नहीं होगा। अवकाश के चलते सरकारी कार्यालयों में सामान्य प्रशासनिक कार्य और फाइलों में संबंधित प्रक्रियाएं प्रभावित रह सकती हैं। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पूरी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संचालित होती रहेगी, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ईद जो है वो मुस्लिम समुदाय का प्रमुख धार्मिक पर्व है, जिसे देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग जो है विशेष नमाज अदा करते हैं और आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अवकाश घोषित होने के कारण कर्मचारियों को त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा, जबकि अगले कार्य दिवस से कार्यालय में सामान्य कामकाज फिर से शुरू होंगे। आईपैक रेड केस से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त तय की है। ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने फिलहाल मामले को स्थगित कर दिया है और विस्तृत सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित की है। इस मामले का संबंध है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर याचिका और उसके जुड़े कानूनी पहलुओं से माना जा रहा है, जिस पर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले से जुड़े विभिन्न तथ्यों और कानूनी बिंदुओं को रखा गया। वही संबंधित पक्षों में भी अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद से मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। फिलहाल कोर्ट ने मामले के गुण दोष और कई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और न ही कोई अंतिम आदेश जारी किया है। आईपैक रेड केस पिछले कई समय से राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। मामले में ईडी की कार्रवाई, जांच प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न कानूनी प्रश्नों को लेकर लगातार बहस होती रहती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी सुनवाई में मामले का कोई भी अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सकती है और अभी सभी पक्षों की निगाहें 18 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आज सुनवाई की है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ ये मामला है। आईपैक रेड केस की अगली सुनवाई जो है वो 18 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई जो है वो टाल दी और सभी पक्षों की दलीलों पर हुई प्रारंभिक सुनवाई मामले में राजनीतिक और कानूनी हलकों की नज़र जो है वो बनी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि त्विषा शर्मा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि त्विषा की सास गिरिबाला के वकील ने छोड़ा केस। बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली एम्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। त्विषा मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। त्विषा की सास जो है गिरिबाला के वकील ने फिलहाल केस छोड़ दिया है। त्विषा मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये अहम मामला है। दिल्ली एम्स की टीम अब जो है वो पोस्टमार्टम करेगी। त्विषा शर्मा की मौत से जुड़े मामलों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है और निर्णय निकलकर सामने आए हैं और ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली एम्स की टीम जो है वो त्विषा का पोस्टमार्टम करेगी और ऐसे में शव जो है वो ससुराल पक्ष की तरफ से रखा गया है। त्विषा शर्मा मौत केस से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर त्विषा की सास जो है गिरिबाला के वकील ने फिलहाल केस छोड़ दिया है और वहीं दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शव जो है वो ससुराल पक्ष को सौंपने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ससुराल पक्ष ने की शव की मांग। अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि त्विषा के शव का जो है वो ससुराल पक्ष की तरफ से मांग की गई है और ऐसे में मध्य प्रदेश से मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर त्विषा की सास जो है गिरिबाला के वकील ने केस लड़ने से मना कर दिया है। वहीं त्विषा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ी सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो निकलकर सामने आया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है और साथ ही न्यायालय ने मृतक के शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने पर सहमति जताते हुए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नई दिल्ली में अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्था के विशेषकर डॉक्टरों ने टीम को भोपाल पहुंचकर त्रिषा शर्मा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम करेगी और इस प्रक्रिया का उद्देश्य जो है वो मौत के कारणों को निष्पक्ष, वैज्ञानिक और विस्तृत जांच सुनिश्चित करना है ताकि मौत से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से जांच की बात कही है और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर दायर याचिका में मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया गया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मौसम में गंभीर बदलाव की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार जिले में आने वाले घंटों और आगामी समय में तेज बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट इस बात का संकेत है कि मौसम की स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है और इससे स्थानीय स्तर पर जलभराव, यातायात बाधा और तटीय क्षेत्र में जोखिम बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को तैयार रहने को कहा गया है। तटीय क्षेत्र में होने वाले समुद्री गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह भी दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जलभराव की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम संबंधित अपडेट पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे अतिरिक्त अलर्ट जारी किया जा सकता है। वहीं होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान द्वारा इसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर टोल सिस्टम लागू करने की संभावित योजना पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की व्यवस्था किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है और ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की नियंत्रण या फिर शुल्क व्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद से इस मुद्दे पर कूटनीतिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के खिलाफ माना जाएगा। वहीं ईरान की ओर से इस पर अब तक कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की कोई भी व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति, कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है और इसी कारण इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर बेहद ही संवेदनशील माना जा रहा है और कई देशों की नजरें इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस फैसले के बाद से राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द गठन करने का कहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं और इस आदेश के बाद से अब राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी पर चुनावी तैयारियों को तेज करने का दबाव बढ़ गया है। मतदान सूची, आरक्षण प्रक्रिया, चुनावी अधिसूचना जैसे महत्वपूर्ण चरणों को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता होगी। राजनीतिक दलों ने इस निर्णय को गंभीरता से लेते हुए अपनी तैयारियां फिलहाल शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली में टैक्सी और ऑटो यूनियन ने 21 से 23 मई तक घोषित 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है और इस हड़ताल का असर राजधानी के परिवहन व्यवस्था पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, खास करके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां पर यात्रियों की आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण उनके संचालन लागत जो है वो काफी बढ़ गई है, जबकि मौजूदा किराया दर अब उनके लिए घाटे का सौदा बन चुका है और इसी कारण वो तत्काल प्रभाव से किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते कई जगहों पर
यात्रियों को निजी वाहन और वैकल्पिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे अतिरिक्त खर्चा और समय दोनों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और भी आगे लगातार बढ़ता रहेगा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी जानकारी यूपी के मेरठ से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मेरठ में छात्र डेथ केस से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। IIMT यूनिवर्सिटी ने छात्र डेथ केस में जांच समिति बनाई है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही यूपी के मेरठ से है, जहां पर छात्र के डेथ केस से ये जुड़ी हुई अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। IIMT यूनिवर्सिटी ने छात्र डेथ केस में जांच समिति बनाई है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है और तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि पाकिस्तान से अहम जानकारी। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। अहम जानकारी आपको दे दें कि 24 घंटे में दूसरी बार ये मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के गृह मंत्री ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से ये मुलाकात की है और 24 घंटे में ये दूसरी बार मुलाकात हुई है। अहम जानकारी आपको दे दें कि लगातार पाकिस्तान के गृह मंत्री ने तेहरान से ये दूसरी बार मुलाकात की है और 24 घंटे के भीतर ये दूसरी मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। पाक के गृह मंत्री जो हैं उन्होंने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है और 24 घंटे में ये दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। ये मुलाकात जो है बेहद ही खास मानी जा रही है। कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है इस बैठक में। और ऐसे में 24 घंटे में ये दूसरी बार मुलाकात हुई है, जिसको देखते हुए ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है। ईरानी नेतृत्व के साथ कम समय के अंतराल में ये मुलाकात हुई है। ऐसे में ये मुलाकात जो है वो बेहद ही खास हो जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने पर चर्चा है और पाक के गृह मंत्री ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।